हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि सेल किसे कहते हैं और सेल का कितना टाइप्स होता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का कितना टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि कितना सेल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़े कि बिना सेल का अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं होगा। वो एग्जाम्पल हम वायरस का लिए थे कि वायरस जो है उसके पास सेल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग, और यू कैन से इट इज कॉल्ड नॉन सेलुलर। इसको नॉन सेलुलर बोलते हैं या नॉन लिविंग बोला जाता है। दूसरी बात कि अगर इसके पास सर सेल का मेम्ब्रेन नहीं है या सेल इसके पास है ही नहीं, तो इसके पास है क्या? तो इसके पास प्रोटीन का कवरिंग होता है, दैट विल कॉल कैप्सिड। क्या कहते हैं इसको? कैप्सिड कहते हैं। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिज्म का दो टाइप पर है। कितना टाइप पर है? दो टाइप्स। पहला पर है यूनिसेलुलर और दूसरा पर है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब होता है, बैठिए ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो। कितने सेल से बना हो? एक सेल से, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। जिसका एग्जांपल था अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, डायटम्स। बैक्टीरिया भी इसका अच्छा खासा एग्जांपल होता है। इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे में आप, हम, कैट, डॉग, मंकी, एप्स, ठीक है, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने इसको पहचानने के लिए आपको बड़ा मतलब सिंपल तरीका बताया था कि जो आपको खुली आंखों से दिख जाए दैट विल बी कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और जो आपको नहीं दिखे वो क्या है? यूनिसेलुलर। कभी अमीबा को देखा नहीं, कभी पैरामेसियम को देखा, कभी बैक्टीरिया को देखा नहीं देखे सर, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर है। जबकि हम लोग तो दिखाई देते हैं, मंकी भी दिखाई देता है, डॉग भी दिखाई देता है, कैट भी दिखाई देता है, टाइगर भी दिखाई देता है, लॉयन भी दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी सेलुलर। इसके बाद यूनिसेलुलर के बारे में और कुछ बातें, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर के बॉडी में वे सारे फंक्शन होंगे जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है जनरली, जैसे रेस्पिरेशन का हो, डाइजेशन का हो, ठीक है, ये सब, सर्कुलेशन का हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर सर्कुलेशन कैसे होता है? अरे वाटर का सर्कुलेशन होगा, ऐसा नहीं कि ब्लड का सर्कुलेशन होगा, लिम्फ का भी सर्कुलेशन हो सकता है। ठीक, टिश्यू फ्लूइड नाम का चीज होता है जो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ब्लड में से जो आपका ब्लड, जैसे ब्लड में होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, तो टिश्यू फ्लूइड में आपका आरबीसी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो इसी को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। जब वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, टिश्यू के बीच चला जाता है, तो उसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, ब्लड ही होता है वो आखिरकार में, लेकिन उसके पास आरबीसी नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़े कि डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का डिस्कवरी पढ़े कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने सेल के बारे में क्या क्या कहा। तो सबसे पहले सेल के बारे में कौन बताया था? रॉबर्ट हुक। 1665 में बताया था रॉबर्ट हुक ने। एक कॉर्क सेल लिया था जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर यह पता चला कि जो सेल है या कंपार्टमेंट्स है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था। उसको उन्होंने अपने भाषा में सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला, जिसको हम आज के टाइम पे सेल के नाम से जानते हैं। सेलुला मीन्स सेल, बट सेलुला इज नॉट द इंडियन वर्ड। ये हमारा वर्ड नहीं है सेलुला, ये उनका वर्ड है, ठीक है। तो सेलुला उनका वर्ड था, उसी को सेल के नाम से आज जाना जाता है। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था कि लिविंग सेल का? तो डेड सेल का डिस्कवरी किया था, क्योंकि कॉर्क सेल जो होता है वो डेड सेल होता है। ठीक, इसके बाद जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे वो 1674 में उन्होंने एक बैक्टीरियल सेल का देखा, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन देखा या सेल वॉल देखा। इसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो सेल है वो जिंदा सेल है, क्योंकि वो चल रहा था, और कोई चीज चलता है तो जिंदा होता है। यस और नो? तो प्लांट काहे नहीं जिंदा है? प्लांट तो नहीं चलता है। कोई चीज जिंदा कब है सर? जब वो चलता है। प्लांट तो नहीं चलता है। प्लांट को देखा कभी यहां से यहां आते हुए? ग्रोथ करता है, बिल्कुल ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है उसको लिविंग बोलेंगे। पहाड़ भी ग्रोथ करता है? नहीं ग्रोथ करता है। अरे ग्रोथ करता है, मिट्टी जमा हो जाता है तो ग्रोथ नहीं करना हुआ सर? इंटरनली ग्रोथ करता है। क्या करता है? इंटरनल, एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। इंटरनली ग्रोथ करता है, उसको लिविंग बोलेंगे, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़े कि जो न्यूक्लियस था उसका डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कितने ईस्वी में, 1831 में। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़े थे यही कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है और वो उसके पास सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, वो किसी के बॉडी में के अंदर जाएगा तब वो लिविंग होगा। इसके बाद ये पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ सेल या हिस्ट्री ऑफ सेल उसको बोलते हैं। तो दो टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। दो ही टॉपिक पढ़े थे, दिक्कत है? सर दिक्कत होगा तो हम मुंह में भाग जाएंगे, यही ना, चुपचाप हम उसमें चले जाएंगे, आपको कुछ मत बोलेंगे हम। आपको कुछ मत आपको कुछ बोलना ही नहीं है। जो दिक्कत होगा तुरंत हम उसमें भाग जाएंगे, यही ना होता है। अभी तो यही ना हो रहा है 2 दिन से। दिक्कत होगा हम उसमें चले जाएंगे, इसीलिए दिक्कत है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको होगा बिकॉज द बैकग्राउंड इज बिहार बोर्ड। ठीक है, तो 10 तक तो इंग्लिश कंपलसरी होता नहीं है। अब इंग्लिश में जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो 11th में, डायरेक्ट 11th में आते हैं तो इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो लैंग्वेज में तो दिक्कत होगा, इसका इलाज है, मतलब सॉल्यूशन है। बार बार आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, हम जो कह रहे हैं उस लैंग्वेज का क्या मतलब है वो देखेंगे तो समझ में आएगा। समझ रहे हैं? और कोई दिक्कत किसी को सेल समझने में? सेल क्या होता है? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सेल हम 9th क्लास में ही पढ़े हैं। सेल समझ में कोई दिक्कत है? आपको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आ गया, फर्स्ट क्लास में ही आ गया समझ में। चलिए अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम, सेल थ्योरी। स्टार्ट करें जी, आप लोग कहिएगा तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हमको बड़ा डर लगता है कि फिर मतलब हम पढ़ाते रहेंगे आप भाग जाएंगे उधर। समझ रहे हैं? वैसे इससे हमको कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम तो बैठो, हमको लगा हिंदी मीडियम है जी। हिंदी मीडियम अगर बोलेगा तो उधर से बोलना, इधर आके नहीं बोलना है हिंदी मीडियम। चलिए, बहुत लेट हो गया आज आप लोग को, क्यों? ट्रेन लेट से आया था, आने का मन नहीं कर रहा था, का है? मौसम खराब? मौसम तो बहुत बढ़िया है, मौसम खराब कहाँ है? चलिए हेडिंग दीजिए सेल थ्योरी। अच्छा एक बात बताइए, जो हम अभी इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें हिंदी लिखना जरूरी है क्या? हिंदी भी लिख दिया करें हम? हम्म, हिंदी लिख दें? कोशिका सिद्धांत कहते हैं इसको। हिंदी तो हमको अपने नहीं मालूम है, फिर भी हम सीख लेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए हम सीख लेंगे हम हिंदी, डोंट वरी। नहीं, कल हमको नवीन सर कह रहे हैं ऐसे ही वीडियो वाला नहीं गया था, वो वीडियो वो नहीं लिया था वीडियो, तो नवीन सर हमको कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में भी लिखा कीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चे को अच्छा लगेगा। अब बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है वो हमको नहीं पता है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलेंगे तो हम लिख देंगे। हम तो हिंदी में बताते ही हैं, इंग्लिश में तो बताते नहीं है, क्या कि इंग्लिश में हम बोलते हैं खाली। इंग्लिश हमको भी नहीं आता बोलने, थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। बाकी आपको एक्सप्लानेशन में कहीं दिक्कत हो फिर पूछिएगा। स्लाइड इन एंड
जी आइए। हाँ बोलिए ना। वो हम बहुत पहले से लिखते हैं। मेरा राइटिंग पहले से अच्छा है।
कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। लिखने में दिक्कत हो तो बोलिएगा, बाकी हिंदी में दिक्कत हो तो नहीं बोलिएगा, समझे। हिंदी में दिक्कत हो तो क्या करना है? हिंदी में नहीं दिक्कत। मतलब हिंदी में दिक्कत हो तो क्या करना है? नहीं बोलना है, क्या करना है? नहीं। अरे बोलना है यार, कैसे क्या डरते हो। धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड मत होइएगा कि सर हमको नहीं आ रहा है समझ में, हमको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ऊपर से जा रहा है सब चीज़, ठीक है। तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, समझ में आएगा, ठीक है। पेशेंस रखिएगा तभी समझ में आएगा, पेशेंस नहीं रखिएगा, चाहिएगा कि एक बार में समझ में आ जाए तो दिक्कत है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं है, तो बेइज्जती कर रहे हैं आप। आप 10th बिहार बोर्ड से किए हैं? सीबीएसई से, अच्छा। इसलिए तो लिख लिए यहाँ, मतलब सभी कोई पीछे लिख रहे हैं, लिखिए आराम से लिखिए। देखिए पुराने एनसीईआरटी में मैथिस स्लाइडेन को जर्मन बोटेनिस्ट तो कहा गया था, लेकिन थियोडर स्वान को ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट कहा गया था, ठीक है, पुराने एनसीईआरटी में। लेकिन नए एनसीईआरटी में इनका जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसको छीन लिया गया। बेचारा के मरने के बाद भी चैन नहीं रहा, लोग सब कहा कि ब्रिटिश का तुम नहीं है, तुम जर्मनी का है। जर्मनी पासपोर्ट पर जर्मनी का मुहर लगाया गया कि तुम जर्मनिया का है, ब्रिटिश का नहीं है। लेकिन पहले 24 में ऐसा हुआ, 2024 में, 2024 से पहले माना जाता था, माना क्या एनसीईआरटी में दिया ही था कि जो थियोडर स्वान है वो ब्रिटिश का है, जर्मनी का नहीं है। आप 2024 से पहले का उल्टा के देखिए, ये जो एनसीईआरटी बुक है, तो इसका जो नाम है थियोडर स्वान का, वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट में देता है कि ये ब्रिटिश का है, ये जर्मनी का नहीं है। लेकिन 2024 के बाद पता नहीं क्या हुआ साइंटिस्ट लोग को, इसको कह दिया कि नहीं तू मतलब ब्रिटिश का नहीं है, तू जर्मनी का है। तो ये चीज़ सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत मायने रखता है ये सब। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ब्रिटिश और जर्मनी दोनों दे देगा, जो अपडेटेड नहीं रहेगा फंस जाएगा वहीं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? अभी भी ब्रिटिश देता है ऑप्शन में, और बच्चा ब्रिटिश लगा के ही आता है, क्योंकि पहले से वो पढ़ा है कि ब्रिटिश ये जूलॉजिस्ट है, ब्रिटिश का रहने वाला है, लेकिन ये जर्मनी का है। कि मरने के बाद पता चला कि वो जर्मनी का है। बताओ साइंटिस्टों लोग क्या से क्या करता रहता है, मतलब कोई इंसान मर गया है तब वो कह रहा है कि नहीं नहीं जर्मनी का है, ब्रिटिश का नहीं है। हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। मेरा फ्लो पकड़ पा रहे हैं ना आप कि नहीं पकड़ पा रहे हैं? थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच करने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन जल्द ही मैच कर जाएगा। लिख लिए सभी? लिख लिए तो बताते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब, ये जो इतना बड़ा हम रामायण लिखे हुए हैं,
यहाँ से यहाँ तक, तो इतना बड़ा रामायण में सब दिक्कत है। काहे हंस रहे हो यार, ऐसे ही बोल रहे हैं हम, और क्यों हंस रहे हो, मतलब बताने तो पहले हम देखो, ये जो लिखे हुए हैं हम बताते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लिखे हुए हैं, तो ये पूरा नहीं समझ में आता है कि वर्ड नहीं समझ में आता है, वर्ड नहीं समझ में आता है, मॉडिफाइड का मतलब नहीं समझ में आता है, अब फाइनल स्टेप का मतलब समझ में नहीं आता है, हाइपोथेसिस का मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे, तुम बोलना कि हमको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ये हम एक एक करके नहीं बताएंगे, मतलब इसका मतलब बताएंगे कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक एक करके तो हमको भी नहीं पता है क्या क्या वर्ड मीनिंग होगा। अरे सही में नहीं पता है, इसमें ये क्या रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, अब जो गार्जियन देखेगा वो भी कहेगा ये मास्टर कह रहा है कि हमको अपने नहीं पता है, एक एक वर्ड हमको सही में नहीं पता है इसमें, ये कोई बात। हाँ, एक्सप्लेनेशन जो है उसका मतलब समझा सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लिख लिया सभी कोई? चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे कि सेल क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद जिसके पास सेल नहीं होता उसके पास क्या होता है, प्रोटीन का कवरिंग होता है, दैट विल कॉल कैप्सिड। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल का थ्योरी, सेल सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत, उसके बारे में क्या क्या लोगों ने बताया। दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट का नाम था मैथ्यूस स्लाइडेन और एक का नाम था थियोडर स्वान। क्या नाम था? थियोडर स्वान। मैथ्यूस स्लाइडेन थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट का मतलब होता है प्लांट पर स्टडी करने वाला, उसको बोटेनिस्ट कहा जाता है। बोटनी, बोटनी मतलब प्लांट। हाँ, तो जो प्लांट पर स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? बोटेनिस्ट। क्या बोलते हैं? बोटेनिस्ट। और जो एनिमल पर स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? जोलॉजिस्ट। दिस इज इंक्लूड इन जियोलॉजी, दैट विल बी कॉल्ड जोलॉजिस्ट। इसको जोलॉजी में इंक्लूड है, इसीलिए इसको जोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, पहले इसको जर्मन नहीं था, ये पहले ब्रिटिश था, पहले 2024 से पहले, 2024 की बात की जा रही है। 2024 कितना, 2 साल, तो 2 साल पहले इसको ब्रिटिश माना जाता था कि ये साइंटिस्ट जो है वो ब्रिटिश का है। लेकिन अब साइंटिस्ट लोग ने कहा नहीं नहीं, ये ब्रिटिश का नहीं। दिखा है, रुक जाओ यार, पहले हमको देखने दो। ये वाला 24 का है, ये देखो ना, पब्लिकेशन देखिए, 24 का है। 24 के बाद वाला, 24 के बाद वाला बोले हैं। ठीक है, 24 के बाद वाला जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा होगा आपका ये जर्मन जोलॉजिस्ट है। ठीक है, ब्रिटिश नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए सेल थ्योरी में क्या क्या कहा, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में, सेल के बारे में। तो चूंकि मैथ्यूस स्लाइडेन प्लांट पर स्टडी करने वाला था, तो किसके बारे में बताएगा? प्लांट के बारे में बताएगा, एनिमल के बारे में तो नहीं बताएगा। हम बायोलॉजी का टीचर है तो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, बता सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि फंस जाएंगे वहां। बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो बोलेंगे कार्बन बॉन्डिंग बन रहा है, नहीं जी। चलिए, तो मैथ्यूस स्लाइडेन ने बताया 1838 में, 1838 ईस्वी में बताया कि डिफरेंट प्लांट सेल, कह रहा है कि डिफरेंट प्लांट सेल, अलग अलग प्लांट सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। जो कि आज हम पढ़ते हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सब एक सीरीज है कि छोटा सेल है सबसे बेसिक यूनिट, सेल बहुत सारा होगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू बहुत सारा होगा तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बहुत सारा होगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हार्ट का एक सेल लेते हैं, तो एक सेल को हार्ट सेल बोलेंगे, हार्ट के एक सेल को। अब बहुत सारा सेल होगा तो उसको टिश्यू बोलेंगे। अब बहुत सारा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएगा तो हार्ट एक ऑर्गन हो गया, मेसोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा चीज बताया कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनिक फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक फीचर, कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ। फिर बोलेंगे सर बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसे कह दिया आप? तो बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, मोंडा किंगडम का आदमी है, इसको हम कोई कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि मोंडा किंगडम का आदमी है, किंगडम है अलग है इसका। ठीक, तो दो बातें इन्होंने कहा। पहली बात कि सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और सेल वॉल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। इसका कहानी यहां खत्म। दूसरा साइंटिस्ट है जर्मन जोलॉजिस्ट। अब ये जोलॉजिस्ट है तो ये किसके बारे में बताएगा? एनिमल के बारे में बताएगा।
अच्छा, एनिमल मतलब हम लोग एनिमल है कि नहीं? नहीं है सर, है सर। अच्छा, ऐसे ही पढ़ा रहे थे, ठीक है, प्रीवियस बराबर। तो हम बार बार कह रहे थे हम लोग एनिमल है, हम लोग एनिमल है, तो इधर से आवाज आ रहा था सर हम लोग एनिमल है कहाँ? एनिमल का कोई कैरेक्टर नहीं है हम लोग में। एनिमल तो 4 पैर पर चलता है, हम लोग 2 पैर पर चलते हैं। एनिमल घास खाता है, हम लोग चावल खाते हैं। अच्छा, तो एनिमल हम लोग नहीं है। नहीं, एनिमल मांस खाता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं। तुम नहीं खाता है तो तुम एनिमल नहीं है। अब अपने बात करेगा कि हम नहीं खाते तो हम एनिमल नहीं है। एनिमल हम सब कोई है, ठीक है। एनिमल का बहुत सारा फीचर है हमारे लोग अपने लोग में, जैसे बॉडी पर हेयर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका बहुत सारा ऑर्गन है जो मिलता जुलता है एनिमल से, ठीक है। बाकी जो खाने का बात करेंगे तो खाने का बात करें तो वो घास खाता है तो हम लोग घास नहीं खाते हैं, इसका मतलब हम एनिमल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए, थियोडर स्वान जो है वो 1839 ईस्वी में 1839 में 2 बातें कहता है। पहली बात कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल का, इसमें कोई दिक्कत। सही बात कहा ये कि एनिमल सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना है और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। किससे? सेल और उसके प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले एक सेल हुआ होगा। बोलो यस और नो। पहले एक सेल हुआ होगा, अब ये एक सेल 2 सेल में बट गया होगा, फिर ये 2 4 में, तो ऐसे करके इसका प्रोडक्ट बन रहा है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीपल। जैसे 2 है तो 2 एक सिंगल डिजिट है, इसी को अगर हम 2 बार 3 बार गुना कर देंगे तो इसका मल्टीपल हो जाएगा ना, ये बहुत सारा आ जाएगा। इसी तरह एक सेल पहले हुआ होगा, एक सेल से बहुत सारा सेल हुआ होगा, इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना है। अगर एक सेल है तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, अगर बहुत सारा सेल है तो मल्टीसेलर है। ठीक, तो 2 बातें इन्होंने भी कहा और 2 बातें इन्होंने भी कहा। ये प्लांट के बारे में कहा और ये एनिमल के बारे में कहा, लेकिन यहां दोनों ने मिलकर एक बात नहीं बोला कि जो नया सेल आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ये तो बोल दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना है, ठीक है। सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना है, बहुत सारा सेल से मिलकर बना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो नया सेल आ रहा है, पुराने जो नया सेल आ रहा है ना वो कहां से आ रहा है, ये बात नहीं कहा। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, पहला वाला सेल है, अब इससे 2 नया सेल आया, तो ये 2 नया सेल कहां से आया? पुराने वाले सेल से आया ना। तो इन्होंने ये नहीं बताया, दोनों ने बताया कहीं कि पुराना वाला नया वाला सेल कहां से आ रहा है? नहीं बताया। तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं 1855 में। कहा? कब? 1855 में। उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? इन्होंने बताया कि सेल पहले डिवाइड करता है और उसके बाद नया सेल आता है पुराने वाले सेल से, लेकिन ऐसे ही इजी तरह से नहीं बताया। इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बताया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये अपने लैंग्वेज में बताया, अपना लोग के लैंग्वेज में नहीं बताया। ये बोले तो सेल थ्योरी समझने में हाँ कि सेल थ्योरी बता रहा है सेल के बारे में, लेकिन ये ऐसे बताया। अब ऐसे बताया, इस सेंटेंस जो बताया तो किसी को मालूम ही नहीं चला कि क्या बता रहा है। किसी को मालूम चल रहा है अगर हम ये नहीं लिख दें कि नया सेल पुराने वाले सेल से आता है, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अगर ये लिख देते तो किसी को समझ में आता? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ही होता है कि नया सेल पुराने वाले सेल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? पुराने वाले सेल से। तो साइंटिस्ट लोग ने इसको कन्वर्ट किया फिर अपने लैंग्वेज में और बताया कि नया सेल जो है वो और कहीं से नहीं आ रहा है, पुराने वाले सेल से आ रहा है। ठीक है, इसी हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। मन गढ़ंत कहानी समझते हो? मन में बना लिया कहानी। ये जो दोनों था वो मन में बना लिया था कि जो सेल था, जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना होता है और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। इसके आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मन में बना के कहा, स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड कौन किया? बदला कौन? रुडोल्फ विर्चो। कौन बदला? क्योंकि ये तो बताया नहीं था कि नया सेल कहां से आ रहा है। यही एक साइंटिस्ट था जो बताया कि नया सेल जो है वो पुराने वाले सेल से आता है। कहां से आता है?
पुराने वाले सेल से। अब सेल छोरी में 3 चीज आ गया, नया सेल छोरी बन गया ना। अब एक इसका और ये वाला पॉइंट उसका, ठीक है। तो नया सेल थ्योरी में 3 बातें। पहली बात कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलकर बना होता है? सेल और उसके प्रोडक्ट से। एक सेल से भी मिलकर बना हो सकता है और एक से ज्यादा से भी मिलकर बना सकता है। नया सेल किससे आता है? पुराने वाले सेल से। जैसे एक ये सेल है, ठीक है, इससे नया सेल आया, मान लो 2 सेल बना, तो ये दोनों सेल कहां से बन रहा है? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले वाले सेल से। कहां से? पहले वाले सेल या पुराने वाले सेल से, ठीक। तीसरी बात कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। कह रहा है कि आपको एक ऑर्गेनिज्म में, प्राणी में जितने भी काम दिखते हैं, चाहे वो प्रोटीन का बनना हो, कार्बोहाइड्रेट का टूटना हो, फैट का टूटना हो, एंजाइम्स का रेगुलेशन हो, हार्मोन्स का रेगुलेशन, वो सभी चीज किसके कारण होता है? सेल के कारण। किसके कारण? सेल के कारण। तो हमारे बॉडी में जितना भी घटना होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? सेल। सेल नहीं होगा तो कोई घटना नहीं होगा, सेल होगा तो बहुत सारा एक्टिविटीज होगा। सेल के चलते ही हमारे अंदर प्रोटीन बन पाता है, सेल के चलते ही हमारे अंदर फैट टूट पाता है, सेल के चलते ही हमारे अंदर प्रोटीन ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन पाता है, ठीक है। सभी चीज सेल के कारण होता है, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है अब तो बताइए, बोलिए। अंग्रेजी समझने में कोई दिक्कत? सवाल वाले का सेकेंड ये वाला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। कह रहा है कि जितने भी सजीव वस्तु है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। हो सकता है कि वो एक सेल से भी बना हो, जिसको यूनिसेलुलर आप कह रहे हैं, और हो सकता है वो उसके प्रोडक्ट से भी बना, मतलब बहुत सारा सेल से बना हो, जिसको आप मल्टीसेलुलर बोलते हैं। 2 केस हो सकता है ना, इसीलिए हम लिखे कि सेल और उसके प्रोडक्ट। अगर एक सेल से बना है तो ये सेल होगा, अगर बहुत सारे सेल से बना तो उसका प्रोडक्ट होगा। अरे यार, जैसे 16 का प्रोडक्ट क्या क्या है तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा बोलेंगे ना। अब 2 का प्रोडक्ट क्या है सर? 2 इंटू 1, तो ये बहुत सारा है। अगर प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो बहुत सारा चीज बोल रहे हैं हम। अगर एक ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही सेल बोल रहे हैं, तो हम एक ही सेल की बात कर रहे हैं, इसीलिए सेल है और उसका प्रोडक्ट है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। एक सेल से भी मिलकर बना हो सकता है और एक से ज्यादा सेल से भी मिलकर बना हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। ये वाला, ये कह रहा है, सबसे पहले थियोडर स्वान एनिमल पर स्टडी कर रहा था, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट था, तो एनिमल पे स्टडी करेगा। ये कह रहा है कि एनिमल सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, बाहर का मेम्ब्रेन होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ये सेल है ना, ठीक है, ये सेल है, तो इसके ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, बाहर का मेम्ब्रेन होगा, उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? सेल वॉल कोशिका भित्ति कहा जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ कहा, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। झिल्लियों ना कहा जाता है रे, हाँ, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और पता नहीं झिल्ली कहते हैं कि और कुछ और कहते हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली कहा जाता होगा। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। द्रव नहीं आ रहा है दिमाग में? आ रहा है, हिंदी बोलते हैं तो आएगा, हमारा दिमाग से सब कुछ जाएगा। चलिए, ये लिख लिए हैं। कुछ किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए हमसे। देखिए, ऐसे चुपचाप रहेंगे तो अच्छा हमको नहीं लगेगा, इसीलिए हमसे पूछ लिया कीजिए जी। मैथी स्लाइडर का सेकेंड वाला लाइन ये है कि सेल वॉल जो होता है वो मेन या यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल का। बिना सेल वॉल का प्लांट सेल नहीं हो सकता है। यूनिक कहने का मतलब सिर्फ उसी में पाया जाएगा, सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो कुछ यूनिक इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए यूनिक कहा जाता है। ठीक है,
यूनिक मतलब उसी में पाया जाने वाला, उसके अलावा किसी में भी नहीं पाया जाएगा। अब एक्सेप्शन के तौर पर बैक्टीरिया में पाया जाता है। जी जी, मोनेरा किंगडम में बोले तो बैक्टीरिया में पाया जाता है, तब एक दो में पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स में एक्सेप्शन होता है तो बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये वाला कह रहा है, पहला पॉइंट देखो, सेल थ्योरी पहले दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, मैथ्यूस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन्होंने अपनी बात जो स्टेटमेंट थी उन्होंने बोल दिया कि जितने भी जितने भी आपका सेल होता है वो टिश्यू बनाता है। सेल वाल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और इन्होंने बताया कि सेल का आउटर मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन होगा उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि नया सेल आया कहां से, तो इनको बताने के लिए फिर से एक सेल थ्योरी लिया गया। ठीक है, अब सेल थ्योरी में तीन बातें। पहली बात कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। दूसरी बात कि नया सेल जो आता है किससे आता है, पुराने वाले सेल से। यहां देख सकते हैं आप, ये पुराना सेल है, इससे नया सेल बन रहा है। अब ये बोलेंगे कि ये दोनों नया सेल कहां से आया, पुराने वाले सेल से। ठीक है, इसीलिए इसको लिखा जाता है कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है पहले से जो सेल है। ठीक, तीसरा पॉइंट कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, सेल के कारण, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, फंक्शन होता है, वो सेल के अंदर होता है। चाहे वो प्रोटीन का बनना हो, कार्बोहाइड्रेट का टूटना हो। अरे ये नहीं पढ़ा क्या कि ग्लूकोज होता है, बोलो यस और नो। अभी ग्लूकोज कहाँ जाता है बताओ, आपने रोटी खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, स्टार्च जिसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो लास्ट में क्या बनना है, ग्लूकोज। क्या बनना है, अब ये ग्लूकोज खाने वाला है कि पीने वाला है, सर ये ना खाने वाला है ना पीने वाला है, ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है, जो हम रोटी खाते हैं तो बनता है। रोटी खाओगे, चावल खाओगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, हमारे मतलब स्टोमक में इसको तोड़ दिया जाता है, इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि ग्लूकोज बनने तक इसको तोड़ा जाता है। जैसे रोटी खाया, रोटी को बोलते हैं चपाती, क्या बोलते हैं, नहीं बोलो अच्छा नहीं लगता है रोटी बोलने। ठीक है, हम लोग रोटी खाएं। अब ये रोटी खाए तो हम लोग माउथ में डाइजेशन होगा, सबसे पहले कहाँ होगा, माउथ में पाचन होगा इसका। फिर ये माउथ से कहा जाएगा, स्टोमक में। कहा जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक में भी इसका डाइजेशन होगा। अब स्टोमक से कहा जाएगा, इंटेस्टाइन में। कहा जाएगा, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है इसमें सबको निकाल लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कहां तक पहुंचाया जाएगा, सेल तक। कहां तक, अब इसमें हम रोटी खाते हैं तो खाली रोटी खाते हैं, कहा दाल नहीं खाते हैं, तो रोटी के साथ दाल खाएं तो प्रोटीन भी मिला, बोलो यस और नो। अब रोटी दाल है, अब सब्जी है, सब्जी भी खा रहे हैं, अब सब्जी में तेल है तो फैट भी मिला, बोलो यस और नो। तो हमारे बॉडी में कौन कौन चीज गया सर, कार्बोहाइड्रेट गया, फैट गया और प्रोटीन गया। अब सबको पचाने के लिए अलग अलग चीज है हमारे बॉडी में। अब कार्बोहाइड्रेट को लाया जाएगा कहां, ग्लूकोज के फॉर्म में, सेल में इसको शेयर किया जाएगा, सेल में इसको पहुंचाया जाएगा। अब सेल में पहले से ऑक्सीजन आके बैठा हुआ है, बोला कि तुम ग्लूकोज को लाओ, हम ग्लूकोज से तुमको एनर्जी बना के देंगे। क्या करके देंगे, एनर्जी बना के। बिना एनर्जी का कोई काम कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते सर, बिना एनर्जी का हम बोलो नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना एनर्जी का बोलो नहीं सकता है कोई, देख रहा है वो, मतलब जिसका मान लो पूरा दिन कोई काम कर रहा है, पूरा दिन कोई काम कर रहा है, इतना थक जाता है वो, इतना टायर्ड हो जाता है, क्यों, सारा एनर्जी लॉस हो जाता है उसका, पूरा बॉडी पेन करता रहता है। इतना मसल से काम करवाओगे तो एनर्जी भी बचना चाहिए ना जी, एनर्जी नहीं बचेगा तो कैसे काम करेगा फिर। तो यहाँ ऑक्सीजन पहले से आकर बैठा हुआ है, इसके पास पहुंचा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। अब इसके साथ ही मिलेगा तो क्या बनाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा सर, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, और एनर्जी बनाएगा। अच्छा, सेल में एनर्जी किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहा जाता है कि 38 एटीपी एनर्जी यहां बनता है। कितना एनर्जी बनता है, 38 एटीपी। इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या कहा जाता है,
सेल का करेंसी है ये। जैसे 100 रुपया में हम 100 रुपया जितना है तो उतना चीज हम खरीद सकते हैं ना। अरे 100 रुपया कागज वाला जो होता है तो 100 रुपया उसमें कंजर्व है, रखा हुआ है। अब 100 रुपया में जितना चीज दे सकता है उतना चीज तो खरीद सकते हैं हम। ऐसे ही जो एटीपी होता है उसमें एनर्जी स्टोर होता है। जैसे ही हमारे बॉडी को, सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ा तो क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा। क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा और इससे एनर्जी ले लेगा और अपना काम करता रहेगा। ठीक है, चलिए कोनो दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा ओवरव्यू ऑफ सेल। आपके एनसीईआरटी में ओवरव्यू ऑफ सेल दिया होगा। ओवरव्यू मतलब होता है ऊपर ऊपर देखना, किसी चीज को ऊपर ऊपर देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरव्यू। जैसे हम आपको ऊपर ऊपर देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, अच्छे खासे दिख रहे हैं आप लोग, तो ऊपर ऊपर देख रहे हैं उसको बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम सेल को ऊपर ऊपर देखेंगे, तो सेल को ऊपर ऊपर देखेंगे तो क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो यस। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा ऊपर से देखेंगे तो। सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, क्या दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा या सेल वॉल दिखेगा, क्या दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, उसी को पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग दीजिए ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल को ऊपर ऊपर देखेंगे तो क्या दिखेगा, राइबोसोम। क्या दिखेगा, सही, हमको लगा कि राइबोसोम सब बोल रहा है। ऐसी मतलब बोलते रहते हैं कि तुम लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तुम हम ही जो हम बोल रहे हैं वही तो तुम लोग नहीं बोल रहा है। ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर देखना। क्या, ऊपर ऊपर देखना, ओवरव्यू ऑफ। तो सेल को हम ऊपर ऊपर देखेंगे, कौन कौन से सेल को, प्याज के सेल को और चीक के सेल को, गाल के सेल को ऊपर ऊपर देखेंगे आप। एनिमल में चीक का सेल लेंगे, गाल का सेल काट के, और प्याज के सेल को हम ऊपर ऊपर देखेंगे। अब देखने पर क्या पता चलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पहला दीजिए ओनियन पील से। टाइम हो, अच्छा बताइए ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, ये टिपिकल प्लांट सेल नाम देंगे। अच्छा टिपिकल का मतलब समझते हैं आप लोग, नहीं, यहाँ अति चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ के कोनो फायदा नहीं है, नेता उता नहीं बनो। अरे आ रहा है जी, इंग्लिश मीडियम है, आ जाओ आ जाओ। तो उधर भाग गया था, चेक करने गया था।
ओवरव्यू ऑफ सेल में इतना ही चीज आपको पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही चीज दिया, ठीक है। वो थोड़ा रामायण बना के बताया है, समझे, हम रामायण नहीं बनाए हैं, थोड़ा उसको शॉर्ट में बता दिए आपको। मैथ वाला सब आ गया? तुम्हें मैथे रखा है जी पीछे, पढ़ो मैथमेटिक्स पढ़ते रहो। चलिए हो गया, लिख लिए क्या? डायग्राम ड्रॉ ही कर रहे हैं अभी। साइटोप्लाज्म का मतलब सर हमको नहीं पता, आप ही जानिए, आप लिखे तो आप जानेंगे ना। साइटोप्लाज्म का मतलब सर सेल में जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है? वहां लिख दे, हम कोशिका द्रव्य लिख दे वहां। अरे हम लिख दे वहां, सेल वाल का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, लिख दे वहां। लिख सकते हैं, रुको अब हमसे हिंदी लिखवाओ। लेकिन ये अच्छी मात्रा सब मत देखना जी, मात्रा सब हम लोग को नहीं देखना है। चलो अब यहां भी लिख दे क्या? यहां भी लिख दे। इसी का मतलब यहां है, देखो गौर से देखो थोड़ा, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। ओके लिखाओ, झिल्ली सब लिखाओ हमको, कोई बात नहीं है। नहीं, हम कल सोच रहे थे हम कि अगर नहीं लिखे हैं, किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो बिना बताए सब भाग जाएगा। कहीं दिक्कत, कहीं वो मात्रा वात्रा में दिक्कत है तो संभाल लेना, ठीक है। चलो अब दिक्कत नहीं ना है? ये अभी दिक्कत है सर, इसका इसका लिख दीजिए। ओवरव्यू का मतलब ऊपर ऊपर देखना, लिख दे। इसका नहीं लिखेंगे, इतना समझदार हो। अरे तुम मैथ से आके बायो में आ गया, मैथ में गया था ना, तो फिर बायो काहे पढ़ रहा है? एक्स्ट्रा में है, अभी तो एडमिशन नहीं हुआ है, तब कैसे एक्स्ट्रा में रख लिया? ऐसे मन में मन गढ़ंत कहानी बना के, हाइपोथेसिस। चलिए लिख लिए हैं, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, टाइम हो गया है, 9 मिनट ज्यादा हो गया। चलिए बता बता रहे हैं। अब हम सेल को ऊपर ऊपर देखेंगे, कहां देखेंगे? ऊपर ऊपर। सेल का ओवरव्यू मतलब होता है सेल को ऊपर ऊपर देखना। तो हमारे पास कितने टाइप का सेल? 2 टाइप का। कितने टाइप का? एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। एक प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में हम एग्जांपल लिए, हम नहीं एग्जांपल लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल लिया है, हम नहीं। ओनियन पील सेल, देखिए
प्याज का जो छिलका होता है उसको बताने के लिए प्लांट सेल का एग्जांपल लिया है। इसमें माइक्रोस्कोप में देखने पर यह पता चलता है कि प्याज के छिलकों को अगर आप जब देखेंगे तो सबसे बाहर आपको दिखाई देगा सेल वॉल। क्या दिखाई देगा? तो इस तरह से क्लियर होता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर का लेयर या मेम्ब्रेन कौन होता है? सेल वॉल। चलिए, इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर एक गोला सा स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेल में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लांट सेल का तो बात हो गया, एनिमल सेल का बात करते हैं। तो एनिमल सेल में किसका एग्जांपल लिया गया? चीक सेल का। किसका? अगर आपके चीक सेल को मतलब चीक को काट के और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा तो ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? अब मतलब ऐसा दिखेगा कहने के ऐसा ही मत दिखेगा, ऐसा मतलब एगो मॉडल है कि ऐसा ही आपको दिखना चाहिए, जिसमें सबसे बाहर कौन सा मेम्ब्रेन होगा? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको। इसके अंदर आपका मतलब न्यूक्लियस होगा जिसको केंद्रक बोलते हैं, और जो फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ? सेल को ऊपर ऊपर देखने से, सेल को ओवरव्यू करने से, सेल को ऊपर ऊपर देखने से ये क्लियर हुआ कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल वॉल। और एनिमल में सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रहने दीजिए आज के लिए, बोलिए ना। हाँ, प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन।